हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 131 यानी कि कैलकुलस का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है, उस बुक में जितने भी टॉपिक होंगे सभी टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। सभी डेफिनेशंस और सभी थ्योरम आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से वन बाय वन करके मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी लेक्चर के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट है जो आपको सबमिट करना होता है उसके भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन का केवल सॉल्यूशन करके पीडीएफ फॉर्म बना के दे देंगे। जैसे आपके पूरे कोर्स के पूरे सिलेबस के लेक्चर्स होंगे उसी तरह आपका जो असाइनमेंट होगा उसके भी लेक्चर्स आएंगे, जिसका आप यूज कर सकते हो अपने असाइनमेंट को बनाने में और उसको सबमिट करने में। इसके साथ ही आप लोग असाइनमेंट के लेक्चर्स का यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए अपने एग्जाम के पर्पज से। इसके अलावा आपकी जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। और आपका जो सिलेबस है, आपकी जो बुक है, उन दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको आपके सिलेबस के बारे में और आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ ही जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उस टाइम आपको एक क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। इस क्रैश कोर्स में आपके पूरे कोर्स का रिवीजन होगा। ये क्रैश कोर्स आपके एग्जाम स्टार्ट होने से एक महीने पहले करवाया जाएगा, जो कि फ्री होगा फुल कोर्स के साथ ही। क्रैश कोर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है इसेंशियल प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट। और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन देम। और यूनिट फर्स्ट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। अगर आपको जरूरत है तो बुक ओपन कर लीजिएगा, अदरवाइज केवल हमारे लेक्चर को फॉलो फॉलो कीजिएगा। आपको किसी बुक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन देम। यहाँ पर वो सभी टॉपिक लिखे हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट यानी कि चैप्टर फर्स्ट में पढ़ने हैं। हम लोग इसके सिलेबस को किस तरीके से कवर कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट है, ध्यान से समझना। जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट है, चाहे वो डेफिनेशन हो या फिर थ्योरम हो, प्लस आपके इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे हम आपको साथ के साथ में करवाते हुए चल रहे हैं। इसके साथ ही ध्यान रखना, जैसे ही आपका यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपका ये जो यूनिट फर्स्ट दे रखा है इसका पूरा सिलेबस फिनिश होगा, ठीक है, उसके जस्ट बाद ही यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए होंगे ना, उनको भी हम साथ के साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे यूनिट फर्स्ट फिनिश होगा, यूनिट फर्स्ट के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम साथ में साथ सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ आपने चैप्टर फर्स्ट कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, और आप उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट, इसका नाम है सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन देम। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास था डिजिट, नंबर और नंबर सिस्टम। और इसी के अंदर एक सब टॉपिक होता है टाइप ऑफ नंबर्स या फिर नंबर सिस्टम। ये वाला टॉपिक हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा तो पहले प्लीज लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा। एक्चुअली प्रीवियस सारे लेक्चर देख लीजिएगा, सारे लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कोई भी टॉपिक कोई भी लेक्चर स्किप मत करना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करना, लेकिन स्किप कुछ भी मत करना। ठीक है, हमारा सेकंड टॉपिक क्या था? सेट्स एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट। ये भी हमने कवर कर लिया था। इसमें सेट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है ये हम लोगों ने कवर कर लिया था हमारे लेक्चर नंबर 2 के अंदर, तो इसलिए ये वाला भी देख लीजिएगा, जरूरी है देखना। देन उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर थर्ड था जिसमें टाइप ऑफ सेट है। ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया था हमारे लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर। तो ध्यान रखना बच्चों, इसीलिए हमने कहा कि प्रीवियस सारे लेक्चर जरूर देखना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा फोर्थ नंबर का टॉपिक, जो क्या है वेन डायग्राम एंड इट्स एप्लीकेशन। ये हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। इसी तरह आने वाले टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर, टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक नंबर 7। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास।
आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे। और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, वेन डायग्राम किसे कहते हैं और इसके क्या क्या एप्लीकेशन, क्या क्या यूजेस हैं। ध्यान रखना, इस टॉपिक को करने से पहले आपने प्रीवियस सारे लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देख रखे हो, क्योंकि क्योंकि इन तीनों लेक्चर में आप जो सीखोगे ना उनका यूज होगा आज के लेक्चर नंबर 4 के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करें टॉपिक नंबर 4, वेन डायग्राम। इससे पहले यहाँ पर ना आपको एक फोटो दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आपको एक पर्सन की फोटो दिखाई दे रही है। इस पर्सन का जो नाम है, ये क्या है, ये एक इंग्लिश लॉजिशियन है। इनका नाम क्या है, जॉन वैन। इनका सरनेम देखो क्या लिखा है, वैन लिखा है ना। तो ये वो पर्सन है, यानी जॉन वैन वो पर्सन है, वो इंग्लिश लॉजिशियन है जिन्होंने सबसे पहले वैन डायग्राम के बारे में बताया था, जिन्होंने इस टॉपिक के बारे में बताया और इस टॉपिक का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया, यानी वैन, वैन डायग्राम। अब वैन डायग्राम में होता क्या है वो चीज देख लो, समझ को बहुत ही आसान है। देखो, मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है, आपके पास एक सेट ए है, 1 2 3 4, उसके ये एलिमेंट है। इसके अलावा आप कोई सा भी सेट ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही वाला लो। मान लो एक सेट ए है, तो जो जॉन वेन थे, इन्होंने बताया था कि हम किसी भी सेट को हम लोग डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। कैसे कैसे डायग्राम, हम इस सेट को सर्कल के थ्रू भी शो कर सकते हैं। जैसे सेट ए लिख दिया, इसके अंदर एलिमेंट लिख दिया 1 2 3 एंड 4। हम सेम इसी सेट को रेक्टेंगल के थ्रू भी शो कर सकते हैं, है ना। सेट ए लिख दिया, 1 2 3 एंड 4। हम इसी सेट को एक इलिप्टिकल शेप में भी लिख सकते हैं, जैसे अंडा होता है ना, एग होता है, 1 2 3 एंड 4। तो जॉन वेन ने इतना सा कहा था कि हम किसी भी सेट को डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर दो या दो से ज्यादा सेट दे रखे तो उनके बीच क्या रिलेशन है, उनके बीच क्या कॉमन है, क्या डिफरेंट है, ये भी हम सेट के थ्रू शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट में हमने एक सेट ए ले लिया, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, दूसरा हमने सेट क्या ले लिया, 5 6 7 और आपका 8। ठीक है, अगर हमें इन दोनों सेट को वैन डायग्राम के थ्रू शो करना है तो कैसे करोगे, सेट ए और सेट बी सबसे पहले चेक करो क्या इन दोनों सेट में कुछ कॉमन है या नहीं है। इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 7 8 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि सेट ए का डायग्राम और सेट बी का डायग्राम दोनों सेपरेट होगा, अलग अलग होगा, है ना। तो ये तो हो गया हमारा सेट ए का डायग्राम। सर्कल थोड़ा आप अच्छा सा बनाना, ठीक है। सेट ए हो गया, इसके लिए मेरे लो 1 2 3 एंड 4, ये सेट ए हो गया डायग्राम के थ्रू। ये हो गया हमारे पास सेट बी, डायग्राम के थ्रू 5 6 7 और आपका 8, ये हो गया वैन डायग्राम। ठीक है, अब तेरा सेकंड एग्जांपल और देख लो, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा। हमने दो सेट ले लिए, कौन कौन से, 1 2 3 एंड 4। और हमने सेट बी भी ले लिया, सेट बी हमने क्या लिखा है, 3 4 5 6। अब नोटिस करो और जरा चेक करके बताओ कि इन दोनों सेट में पहले कुछ कॉमन है, इसमें भी 3 4 है और इसमें भी 3 4, यानी दोनों सेट में 3 एंड 4 क्या है, कॉमन है। तो अगर किसी भी दो सेट में कोई कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं तो उसके डायग्राम को मिक्स करके बनाते हैं। कैसे, देखो जरा, ये तो हो गया हमारा सेट ए, है ना, ये हो गया हमारा सेट बी। हमने एक दूसरे से ऊपर कनेक्ट करते हुए क्यों बनाया, छोटा बड़ा बच्चों साइज मत देखना, आप सर्कल सही से बनाना, ठीक है ना। तो इन दोनों में 3 एंड 4 तो कॉमन था ना। अब मुझे बताओ, ये आपका सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, इन दोनों सेट बी में कॉमन एरिया कौन सा, ये कॉमन एरिया नहीं है, ये कॉमन एरिया हो गया ना। तो इस ये कॉमन एरिया में जो एलिमेंट है वो कौन कौन से होंगे, 3 एंड 4, यानी इस सेट में जो भी, एक सेकंड बच्चों, या तो आप इसे शेड कर लो, है ना, शेड भी कर सकते हो, या एक में रुकना, या फिर हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं, 3 एंड 4, यानी कि ये वो एरिया है जो कॉमन है किस किस के बीच में, यहाँ पे लिख रहे हैं जो कॉमन है, कॉमन है किस किस के बीच, सेट ए एंड सेट बी का। ठीक है, अब पहले से कंप्लीट करते हैं। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट थे, 1 2 3 4। तो 1 और 2 तो हमने लिख दिया और 3 4 हो गया। अरे ये सेट ए तो पूरा है ना, तो 3 4 देखो दोनों के साथ कंबाइन हो गया। बी में क्या था, 3 4 5 6, 3 एंड 4 तो मिल चुके हैं, 5 और 6 लिख दिया। आगे इतना समझे, मतलब जो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन होते हैं ना, उन्हें दोनों सेट में लिखने के बजाय ऐसे कॉमन करके लिख दिया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट और आगे देखो,
एग्जाम्पल थर्ड देखना। अब देखो एग्जाम्पल थर्ड हम थोड़ा और अलग से बताते हैं। मान लीजिए अभी तुमने दो सेट लिए, अब मान लीजिए आपके पास दो से ज्यादा सेट है, तब आप लोग क्या करोगे? एक आपका सेट ए दे दिया, क्या दिया, 1 2 3, ऐसे आपका सेट है, उसमें 10 एलिमेंट है ना, 10 नंबर्स है। सेट बी में क्या हमारे पास दे रखा है, 2 4 6, आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं सी में ही लो, अपनी तरफ से लेकर भी ट्राई करना है ना। इसमें हमने क्या ले दिया, हमने 6 8 और आपका 9, ठीक है। और सेट डी में हमने क्या लिख दिया हमारे पास, 1 4 और आपका ये कितना हो गया हमारे पास, ये 7, कुछ भी ले लो जो मर्जी आपकी है। अब आपको इसको वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है। अब इसको शो करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट किसे कहता है, ये हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। इसलिए हमने आपसे कहा कि प्रीवियस सारे लेक्चर देख लीजिएगा। यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से शो करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर बाकी सारे सेट होते हैं, या ऐसे बोल दो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। तो यहाँ पे जो चार सेट दे रखे हैं ना, सेट ए बी सी और डी, इन सभी में सबसे बड़ा सेट कौन सा है, जो पहला वाला ए, क्योंकि इस सेट के अंदर बाकी के सारे सेट के एलिमेंट हैं। दिख रहा है ना, जैसे इसमें क्या है 2 4 6, इसमें 2 4 6 हो है, इसमें 6 8 9 इसमें भी है, 1 4 7 इसमें भी है। इसका मतलब जो पहला वाला जो सेट होगा, एक सेकंड बच्चों, ये जो सेट ए दे रखा है, ये वाला सेट, ये क्या यूनिवर्सल सेट है, तो इसको हम लोग ए से शो ना करके इससे यू से शो करेंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट यू में है, तो हम क्या लिखेंगे, बी सबसेट है किसका, यू का। सेट सी के सारे एलिमेंट सेट यू में हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस सेट सी जो है सबसेट है किसका, यू का। सेट डी के सारे एलिमेंट 1 4 7 किसमें, सेट यू मतलब सेट ए में है, तो हम क्या लिखेंगे, डी सबसेट है किसका, यू का। यानी यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब इसको ड्रॉ करो। जब भी बात यूनिवर्सल सेट की आती है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रिक्टेंगल बनाते हैं। यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिक्टेंगल से शो करते हैं, ध्यान रखना। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिक्टेंगल से शो करते हैं, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, है ना। बाकी के सारे सेट इसके अंदर होंगे, क्यों, देखो ना, बी के सारे एलिमेंट वो भी सेट ए के अंदर है, सी के सारे एलिमेंट वो भी सेट ए के अंदर है, यानी कि यूनिवर्सल सेट। डी के सारे एलिमेंट वो भी सेट ए यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर है। अब यहाँ पे नोटिस करो, पहले चेक कर लो एक बार इन दोनों में कॉमन क्या है। सेट बी और सी में कुछ कॉमन है, बी में क्या कॉमन में, 6 कॉमन है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है ना। तो इसको ड्रॉ कर दो यहाँ पे जल्दी से। ये हो गया हमारे पास सेट बी और आपका हो गया सेट सी, ठीक है। यहाँ इसके नाम लिख देते हैं। ये तो हो गया हमारे पास सेट बी और आपका सेट सी। दोनों में कॉमन क्या था, कॉमन था 6, ये रहा 6, दोनों में कॉमन एरिया है ना। बी के एलिमेंट कौन कौन से थे, 2 था 4 था, है ना। तो बी का मिल क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और मैंने 4 लिख दिया, ठीक। और सी में क्या था हमारे पास, 6 8 9, तो 6 हो गया, 8 हो गया और आपका ये 9 हो गया, है ना। अब लास्ट क्या बचा हमारे पास, डी सेट में क्या है, 1 4। देखो क्या डी सेट का कोई एलिमेंट कॉमन मैच कर रहा है किसी और से, बी से कर रहा है। डी में भी 4 है और बी में भी 4 है, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। देखो आराम से, दोनों में कॉमन क्या, दोनों में 4 कॉमन था ना, तो यहाँ पे ऐसे कर दो। ये हो गया हमारे पास सेट डी। कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी सेट डी के बाकी के एलिमेंट भी लिख दो। बाकी के एलिमेंट क्या थे, 1 और 4। यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1 4 तो हो गया, और आपका 7 7 ही था ना, हाँ 7 था। अब आप नोटिस कर लो जरा, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये एरिया क्या है, ये वो एरिया है जो बी और डी में कॉमन है ना। बी और डी का कॉमन एरिया ये क्या है, कहाँ पे लिखे, आई थिंक समझ में आ रहा होगा ना आपको। ये क्या है, ये बी और डी का कॉमन एरिया है, ये सी और आपका बी का कॉमन एरिया है। बाकी के एलिमेंट बचे वो लिख लो, देख लो यू में कौन कौन से एलिमेंट थे, 1 से लेकर 10 तक थे ना। यू में कितने एलिमेंट थे, 1 से लेकर 10 तक थे। चलो 1 इसमें हो गया, 2 भी हो गया, 3 नहीं लिखा है तो 3 यहाँ बाहर लिख दो, 4 हो गया, 5 रह गया, 5 भी लिख दो, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, आपका 10। अब देखो यू के अंदर सारे एलिमेंट आ गए 1 से लेकर 10 तक, है ना। डी के अंदर कौन सा आ गया, 1 7 4। बी के अंदर कौन सा आ गया, 2 4 और 6। 4 किसके साथ कॉमन है, डी के साथ। 6 किसके साथ कॉमन है, सी के साथ। और सी में क्या था, 6 8 और 9। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा, है ना। अब आगे बढ़े, ठीक है। अब एक जरा डायग्राम देख लो नोट करके, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा कि यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है,
यानी यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पे कौन कौन सेट दिख रहे हैं? सेट ए, बी, सी और डी, चार सेट दिख रहे हैं। आप डायग्राम को देख के बता सकते हो इन सभी में क्या कॉमन है क्या डिफरेंस है। यानी कि सेट ए वो सेट है जिसमें जिसका एलिमेंट किसी में कॉमन नहीं है। देखो सेट ए का जो डायग्राम है वो अलग से बना रखा है ना, ठीक है। अगर हम बी सेट बी और सी की बात करें, ये सेट बी और सी में कॉमन एरिया हो गया, यानी सेट और बी और सी में कुछ ना कुछ कॉमन है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, सेट बी और सी का कॉमन है, यानी यानी सेट बी में और सेट सी में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होगा। और ये क्या है, ये सेट सी और सेट डी का कॉमन एरिया, यानी कि सेट सी और सेट डी में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। आई थिंक इतना आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा फोर्थ नंबर का टॉपिक था, फोर्थ नंबर का टॉपिक था क्या था? वैन डायग्राम। आपको समझ आ गया वैन डायग्राम क्या होता है? वैन डायग्राम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेट को सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर इन सभी के थ्रू शो करते हैं। और इसका यूजेस क्या होता है? जनरली नॉर्मली जो होता है हमारे पास कि वैन डायग्राम के थ्रू हम दो या दो से अधिक सेट में आपस में रिलेशन बताते हैं। और भी इसके यूजेस हैं, आने वाले लेक्चर्स में आप लोग देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, अब आपकी जो इग्नू की बुक है उस बुक में टॉपिक नंबर 4 यानी कि वैन डायग्राम से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे वो भी हम आज ही के लेक्चर में फिनिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका वैन डायग्राम के थ्रू ये क्या दे रखा है? ड्रॉ वैन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट, है ना। सेट ए क्या दे रखा है हमारे पास? देखो एक सेकंड का बच्चों थोड़ा अलग लिख लेते हैं, ठीक है। सेट ए क्या दे रखा है? सेट ए इन्होंने दे रखा है 1, 2 और 3, ठीक है। सेट बी क्या दे रखा है हमारे पास? 3, 4 एंड 5। सेट सी क्या दे रखा है हमारे पास? 6 एंड 7, है ना। और सेट यूनियन क्या दे रखा है? यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है? 1, 2 से लेकर 10 तक। अब नोटिस करो सबसे पहले क्या किसी में कुछ कॉमन है? हाँ देखो कॉमन क्या है इसमें, सेट इसमें क्या है, 3 सेट ए में भी है और 3 सेट बी में भी है। और तो कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, अगेन जो मैंने यूनिवर्सल सेट बना दिया। ये रेक्टेंगल है ना, ये बड़ा सा रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल सेट बना दिया। सेट सी जो था उसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, तो इन्होंने सेट सी को अलग से ड्रॉ कर दिया हमने, है ना। ये रहा सेट सी, उसका 6 और 7। सेट ए और बी में क्या कॉमन है? 3। देखो सेट ए और ए ये हो गया ना कॉमन, यहाँ देखो 3 लिखा है वो जो दोनों में कॉमन है। और सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट थे? 1, 2 और 3 जो कि दोनों में कॉमन है। सेट बी में क्या हो गया? 4, 5 और ये 3 जो दोनों में कॉमन है। ऐसे कितना कर लोगे, है ना। प्रैक्टिस करना करने की है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये E12 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये भी सेट से रिलेटेड क्या लिखा है? हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन वेन डायग्राम? द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल, द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर, द सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम। पहले इसको लिख लेते हैं ना, एक मिनट रुकिएगा। ये सॉल्यूशन में गिवन आपके पास क्या दे रखा है? 3 पॉइंट दे रखे हैं। कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं? फर्स्ट लिखा क्या हमारे पास? द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल, द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है? द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या दे रखा है? द सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम। आपको इस सभी की ना मीनिंग पता होनी चाहिए, वो हम आपको अभी समझा देंगे। देखो सबसे पहले आप एक चीज जरा समझना। सबसे पहले बात रेक्टेंगल की करते हैं। रेक्टेंगल को हम लोग किससे शो करेंगे? यहाँ लिख देते हैं, कहाँ पे यहीं पे लिखते हैं। रेक्टेंगल को आर से शो करेंगे, स्क्वायर को हम लोग एस से शो करेंगे, है ना। और पैरेललोग्राम को हम लोग पी से शो करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। रेक्टेंगल एक्चुअली होते क्या है? इसने कहा है द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल, मतलब छोटे बड़े हर साइज के रेक्टेंगल, चाहे ये रेक्टेंगल हो, है ना, चाहे आपका ये रेक्टेंगल हो, है ना, चाहे आपका ये रेक्टेंगल हो। कहने का मतलब है द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल समझ में आ रहा है, चाहे वो किसी भी साइज का हो। इतना क्लियर है? तो यानी कि पहले वाले सेट के अंदर कौन से रेक्टेंगल होंगे? सारे के सारे रेक्टेंगल होंगे। और उसको हमने किसे शो किया? आर से, ठीक है। अब जरा सेकंड समझाते हैं। सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है? स्क्वायर, द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे शो करेंगे, मतलब वो सेट जिसके अंदर सारे स्क्वायर है, चाहे वो छोटा स्क्वायर हो, है ना, चाहे वो थोड़ा बड़ा स्क्वायर हो,
चाहे वो थोड़ा और बड़ा स्क्वायर हो, मतलब सभी स्क्वायर, हर एक साइज के स्क्वायर का सेट, उसे हम क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर। इतना क्लियर है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। इसको पहले रफ कर देते हैं, तीनों का ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। पैरेललोग्राम उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की साइड जो होती है ना, जिसकी पैरेलल, आमने सामने साइड कैसी होती है, पैरेलल होती है। जैसे अगर हमको दिखाएं, ये ये एक पैरेललोग्राम है, आपने देखा होगा, क्योंकि इसके जो आमने सामने की साइड है, ये साइड और ये साइड कैसे आपस में पैरेलल है, ये साइड और ये साइड कैसे आपस में पैरेलल है, ध्यान रखना। और जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर की भी ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये साइड इसके पैरेलल होती है, यानी स्क्वायर भी क्या है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर हम बात रेक्टेंगल की करें, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, यानी रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब समझो, यहाँ पे तीन सेट दे रखे थे ना, देखो कौन कौन सा दे रखा है। एक सेकंड बच्चों, अ, सबसे पहला क्या था हमारे पास यहाँ पे, रेक्टेंगल, है ना। दूसरा हमारे पास क्या था, स्क्वायर। और तीसरा हमारे पास क्या था, पैरेललोग्राम। हमने कहा था जब दो या दो से ज्यादा सेट दे रखे हो, तो आपको सबसे पहले उसमें से यूनिवर्सल सेट फाइंड करना होता है। यूनिवर्सल सेट का होता है जो सबसे बड़ा सेट होता है, वो तो इसमें क्या होगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। पैरेललोग्राम क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर भी क्या होता है, स्क्वायर भी एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है। रेक्टेंगल भी क्या होता है, एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है, यानी सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम तो होंगे ही होंगे, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम तो होंगे ही होंगे। तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो एक में देखो, ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग ऐसे तो ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल से। ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट, यू मतलब कि द सेट ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। देन उसके बाद सबसे बड़ा सेट होगा पैरेललोग्राम, है ना। उससे जो छोटा सेट होगा वो होगा रेक्टेंगल, उससे जो छोटा सेट होगा वो क्या होगा, हमारा स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो यानी इसके अंदर सबसे पहले पैरेललोग्राम हमने बना दिया यूनिवर्सल सेट। अब रेक्टेंगल को ड्रॉ करो, ये हो गया हमारे पास क्या, रेक्टेंगल आर। फिर हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर, वो क्या होगा, इसके अंदर होगा स्क्वायर एस। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे हम आपको एग्जांपल करके दिखा देते हैं। ये रेक्टेंगल हो गया, है ना, जिसकी आमने सामने की साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, ठीक है। दूसरा बात आता है रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल रेक्टेंगल यही तो होता है, रेक्टेंगल होता है जिसकी आमने सामने साइड कैसी होती है, आपस में इक्वल होती हैं, और उसके सारे एंगल कैसे होते हैं, 90 के होते हैं, यही तो बात है। अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर में देखो, स्क्वायर में क्या है, आमने सामने की साइड आपस में कैसे इक्वल है, और एंगल क्या है, 90 है। मतलब स्क्वायर एक टाइप का रेक्टेंगल भी है, समझना, स्क्वायर एक टाइप का रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर एक टाइप का पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। इसलिए स्क्वायर क्या होगा, रेक्टेंगल के अंदर आएगा। वही हमने क्या, स्क्वायर को रेक्टेंगल के अंदर बनाया और रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट पैरेललोग्राम के अंदर बनाया है। आज तक कितना क्लियर होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो डाउट क्लास में जरूर पूछिएगा, ठीक है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका E13। E13 में क्या लिखा है, बहुत आराम से देखना। ड्रॉ वैन डायग्राम, आपको एक वैन डायग्राम शो करना है। आपको थ्री सेट दे रखे हैं, सेट ए बी सी। ए और सी क्या है, ए और सी में कुछ कॉमन एलिमेंट है, बी आपका इनफाइनाइट सेट है, सी आपका फाइनाइट सेट है। तो देखो इसमें एलिमेंट नहीं दे रखे हैं ना, तो इसका सोल्यूशन कैसे करना है, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले गिवन कर लो। गिवन क्या दे रखे हैं, थ्री सेट दे रखे हैं ना, गिवन थ्री सेट। कौन कौन से, सेट ए, सेट बी और सेट सी। अब उन्होंने बोल क्या रखा है, ए और मतलब ए और सी में कुछ कॉमन है, यानी इसमें किस किस में, ए में और सी में कुछ कॉमन है। बी कैसा है, बी एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। और सी कैसा है, सी एक फाइनाइट सेट है। बस ये बोल रखा है कि ए और सी में कुछ कॉमन है, बी आपका इनफाइनाइट है और सी आपका फाइनाइट है, और ए के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगी। बस इतना दे रखा है कि ए का कोई एलिमेंट बी के किसी एलिमेंट को मैच करता है, कॉमन है, ठीक है। ठीक है, इससे हम लोग ड्रॉ करें, ठीक है। देखो यहाँ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे। यूनिवर्सल डायग्राम हमारे पास यूज होता है रेक्टेंगल। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में इतना बोला इन्होंने, इन्होंने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि ए में और सी में कुछ कॉमन है ना। तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ये आपका ए बन गया, है ना, और ये आपका सी बन गया।
ये तो हो गया आपका, एक सेकंड बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं। ये आपका सी हो गया, ये आपका ए हो गया, इसमें क्या कॉमन है, ए हो गया है ना। और दूसरा क्या है हमारे पास, और बी क्या है, इनफाइनाइट है। बी क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। बी को हम लोग यहाँ अलग बना देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है बी आपका अलग ही बना। बी हो सकता है ए से भी कुछ ना कुछ इंटरसेक्ट कर रहा हो, है ना। बी हो सकता है सी से भी इंटरसेक्ट कर रहा हो इसमें, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो गई कि ए और सी में आपने कुछ कॉमन दिखा दिया, है ना, और बी को आपने सेपरेट दिखा दिया। सेकेंड पॉसिबिलिटी में आप लोग क्या ड्रॉ कर सकते हो, समझना आराम से। एन वही हमारे पास, डी हो गया हमारे पास, ये सेट ए हो गया, है ना। ये सेट हमारे पास सी हो गया, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट सी, ये हो गया इसका कॉमन एरिया, है ना। यहाँ हमने बना दिया सेट बी। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ए में और बी में कुछ कॉमन आ जाए, है ना। या फिर अगर हम इसके और नेक्स्ट बात करें इसकी, एक मिनट देखना बच्चों, यहाँ पे कर देते हैं अलग से, इसको रफ कर देते हैं। हो सकता है ये कुछ ऐसा ड्रॉ हो, यहाँ पे कर देंगे अलग से। हो सकता है वो ऐसा भी ड्रॉ हो सकता है, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं बोला ना, बस इतना बोल रखा है कि ए और सी में कॉमन है, तो कॉमन एरिया ये रहा। हो सकता है वो इस तरीके से भी हो सकता है ना। बस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको आराम से ड्रॉ करना है, किसमें क्या कॉमन है क्या नहीं है। एग्जाम में जो इनकी बी, ए की, बी की और सी की वैल्यू देगा तो आपके लिए उसे पहचानना ज़्यादा आसान होगा। और आई थिंक ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तीन पॉसिबिलिटी थी। पहली पॉसिबिलिटी क्या थी, बी आपका सेपरेट हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, बी आपका सी के साथ भी हो सकता है, बी आपका ए के साथ भी हो सकता है ना। हो सकता है बी तीनों के साथ भी कॉमन हो, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था, लेक्चर नंबर 4, और उससे रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट था, एग्जाम्पल थे, एक्सरसाइज थे, वो हमने सारा कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 5, और लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है। ये सारे ऑपरेशन दे रखे हैं, यूनियन, और यूनियन से रिलेटेड एक थ्योरम नंबर 2 होगी, वो भी हम देखेंगे। इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन से रिलेटेड थ्योरम नंबर 1 होगी, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद डिफरेंस या सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। सारे टॉपिक आपको आसानी से पढ़ने हैं, समझ के पढ़ने हैं। कोई भी डाउट हो तो डाउट क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लेक्चर नंबर 5 में, टॉपिक नंबर 5 के साथ।